हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श का पहला चैप्टर धूल। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो इससे पहले वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे, उसके आगे देखते हैं क्या है। यह है निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुँह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। इसका क्या आशय है? आंसर होगा प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई हैं और इसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। इस कथन का आशय यह है कि जिस तरह फूल के ऊपर धूल आ जाने से फूल की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार शिशु के मुख पर धूल उसकी सुंदरता को और भी निखार देती है। तो जो धूल फूल को सुंदरता प्रदान करती है, वही धूल अगर शिशु के मुख पर गिरती है तो जो बच्चा होता है वो देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो उस समय बड़ी बड़ी खोजों से उपलब्ध किसी भी कृत्रिम प्रसाधन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो धूल है वही उसकी सुंदरता को इतना निखार देती है कि जो हमारी प्रसाधन सामग्री होती हैं, जो हम बाहर से लगाते हैं अपने मुंह पर, वो किसी काम की नहीं होती। मतलब उसके आगे ये जो प्रसाधन सामग्री हैं, कृत्रिम प्रसाधन सामग्री हैं, वो फीकी पड़ जाती हैं। तो धूल से सना हुआ जो बच्चा होता है वो जितना सुंदर लगता है, उसकी सुंदरता जितनी निखर के आती है, उतनी सुंदरता जो कृत्रिम प्रसाधन सामग्री होती है उससे नहीं होती। तो प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यही है कि जिस तरह फूल के ऊपर धूल आ जाने से फूल की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह जो धूल होती है जब बच्चे के मुख पर पड़ती है तो बच्चा और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो वही धूल शिशु के मुख पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। लेखक का यहाँ पर यही कहना है कि जो धूल होती है वो बच्चे के मुख पर जब गिरती है तो बच्चा और भी अधिक सुंदर लगता है। तो उसके आगे जो कृत्रिम प्रसाधन सामग्री हैं वो भी फीकी पड़ जाती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है धन्य धन्य बेह नर मैले जो करत गात कन्या लगाए धूर ऐसे लड़कान की। तो लेखक इन पंक्तियों के द्वारा क्या कहना चाहता है? धन्य धन्य बेह नर, इसका मतलब क्या हुआ? वो नर, वो मनुष्य धन है। मैले जो करत गात, अपने शरीर को जो मैला करते हैं। कन्या लगाए धूल ऐसे लड़कान की, जो धूल से सने हुए बालकों को अपने गले से लगा लेते हैं। तो उत्तर होगा कि इन पंक्तियों के द्वारा लेखक कहना चाहता है कि इन पंक्तियों का जो कवि है वो धूल की महिमा का गान तो करता है, किंतु उसके मन में धूल को लेकर गर्व नहीं है। वह धूल को मैला करने वाली चीज़ मानता है। एक तरफ तो वो ये कह रहा है कि धन्य धन्य है वह नर, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है? मैले जो करत गात। इसका मतलब क्या हुआ? उसके मन में धूल को लेकर कोई गर्व नहीं है, वो धूल को अच्छा नहीं मानता, तो वो धूल को मैली करने वाली चीज़ मानता है, इसलिए उसके मन में धूल के प्रति अपराध बोध है। दूसरे, वह कभी बालकों में भी भेदभाव करता है, वह धूल से सने बालकों और अन्य बालकों में भेद करता है। तो लेखक के अनुसार धन्य बे नर जो धूल से सने और मैले हुए शिशु को गले से लगाते हैं। तो धन्य धन से कभी तो अपना बड़प्पन दिखाता है कहीं एक तरफ, और फिर मैले कहकर अपनी हीन भावना को व्यक्त कर देता है। फिर अंत में ऐसे अरकान कहकर उसने क्या किया? ऐसे ऐसे शब्द लगाकर उसने क्या किया? अपनी जो भेद बुद्धि है उसका परिचय दिया, क्योंकि उसने बच्चों के लिए क्या कहा? ऐसे बच्चे। कैसे बच्चे? जो धूल से सने हुए हैं। मतलब जो बच्चे धूल से सने हुए उनको वो अच्छा नहीं मानता। धूल क्या है? उसके मन में मैला करने वाली चीज़ है। तो इन पंक्तियों में जो लेखक है वो एक तरफ तो ये कह रहा है कि वो नर, वो मनुष्य धन है जो अपने बच्चों को गले से लगाते हैं, धूल से सने हुए बच्चों को गले से लगाते हैं और अपने शरीर को मैला कर लेते हैं, और दूसरी तरफ उसके मन में कहीं ना कहीं धूल को लेकर अपराध बोध है, वो धूल को मैला करने वाली चीज़ मानता है। तो एक ही पंक्ति में उसने कई अर्थ निकाल दिए। जैसे धन्य धन्य कहकर उसने अपना बड़प्पन विज्ञापित किया है, अपना बड़प्पन दिखाया है, और मैले शब्द कहकर उसने धूल के प्रति अपनी जो हीन भावना है उसको व्यक्त कर दिया। और ऐसे शब्द लगाकर बच्चों में, लड़कों में ऐसे शब्द लगाकर उसने अपनी भेद बुद्धि का परिचय दिया है कि उसके मन में भेद बुद्धि है। मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं भेद है उन बच्चों के लिए जो कि धूल से सने हुए हैं और जो बिल्कुल साफ सुथरे हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। तो इन पंक्तियों का क्या आशय है, क्या मतलब है?
आंसर होगा, इन पंक्तियों द्वारा लेखक मिट्टी और धूल के बीच के अंतर के बारे में बताता है। उसके अनुसार मिट्टी और धूल एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जिस प्रकार रस के बिना शब्द का कोई महत्व नहीं है, प्राण के बिना देह का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हमारी देह में से प्राण निकल जाते हैं तो हमारी देह का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर हम क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। और चांदनी के बिना चांद का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार धूल के बिना मिट्टी का भी कोई महत्व नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार शब्द में रस निहित होता है, देह में प्राण निहित होते हैं और चंद्रमा में चांदनी का वास होता है, चांद निकलता है तो चांदनी होती है और उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार धूल और मिट्टी दोनों एक ही हैं। मिट्टी के रंग रूप की पहचान धूल से होती है। तो जो धूल होती है वो जीवन की सरलता व भोलेपन को बनाए रखती है। इससे हम अपनी सभ्यता से जुड़े रहते हैं। लेखक यहाँ पर यही कहना चाहता है कि आज हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल गए हैं और जो मिट्टी होती है और धूल होती है उसमें कोई अंतर नहीं होता और हम शहरों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन हमारी जो सभ्यता संस्कृति है कहीं ना कहीं गाँवों में बसी हुई है। फिर है आपका अगला प्रश्न, हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे, इसका क्या मतलब है। तो लेखक का मानना है कि हमारी देशभक्ति का स्तर जो है बहुत ज़्यादा गिर गया है कि हम अपने देश की मिट्टी को आदर देने के स्थान पर उसका तिरस्कार करते हैं। हम अपने देश को छोड़कर विदेशों की ओर भाग रहे हैं। तो लेखक का यह संदेश है कि यदि हमारे भीतर अपने देश के प्रति जरा सा भी प्रेम है तो हम उसकी धूल को चाहे माथे से ना लगाएं, परंतु कम से कम उसका स्पर्श करने से पीछे ना हटें। अपने देश की धूल का सम्मान करें, उससे घृणा ना करें, उसे तुच्छ ना समझें और उसके महत्व को समझें। तो लेखक का कहने का अर्थ यही है कि हमारे देश की जो मिट्टी है उसका हम भले ही आदर ना करें लेकिन उसका तिरस्कार भी ना करें। तो हम अपने देश को छोड़कर जो विदेशों में भागते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश की मिट्टी से प्यार करना चाहिए। अगर हमें अपने देश की सभ्यता संस्कृति को देखना है तो हमें गाँवों में जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वहाँ के किसान हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, धूल में सनते हैं। तो सच्चे देशभक्त तो वही कहलाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहेगा। तो यहाँ पर क्या मतलब है लेखक का। लेखक ने कांच और हीरे में अंतर बताते हुए कहा है कि जो हीरा होता है वो अनमोल होता है, उसके भीतर की चमक चाहे हमारी आंखों के सामने से ओझल रहे किंतु वह अमर होता है। तो जो कांच होता है देखने में बहुत चमकदार होता है लेकिन हीरे में इतनी चमक नहीं होती, तो उसके भीतर की चमक चाहे हमारी आंखों से ओझल रहे, हम उसे नहीं देख पाएँ, भीतरी चमक को नहीं देख पाएँ, लेकिन जो हीरा होता है वो अमर होता है। वह कभी गहरी चोट लगने पर भी नहीं टूटता और कभी भी पलटकर वार नहीं करता। तो हीरे पर अगर चोट की जाए तो वो कभी ना तो टूटता है और ना ही पलटकर वार करता है। तो वास्तविक हीरे की परख हथौड़े की चोट पर खरी उतरती है। हीरे को पहचानने के लिए जो पारखी दृष्टि है वो अनिवार्य है, नहीं तो कांच की चमक मन मोह लेती है। तो हीरे को कोई पारखी होता है वही समझ सकता है कि असली हीरा है कि नहीं है। तो हीरे को पहचानने के लिए पारखी दृष्टि अनिवार्य है, नहीं तो कांच की चमक जो होती है वो मन मोह लेती है। अगर किसी को पहचान नहीं है कि असली हीरा कौन सा होता है तो वो कांच को ही हीरा समझ लेता है। तो यहाँ पर जो हीरा है वो ग्रामीण लोगों का और कांच जो है वो शहरी लोगों का सूचक है। तो घन की चोट खाने पर भी ना टूटकर हीरे ने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया है। हथौड़े की चोट खाने पर भी जो हीरा है वो टूटता नहीं है। उसी प्रकार जो ग्रामीण लोग होते हैं हीरे की तरह मजबूत होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, लेकिन अगर उन्हें ज़्यादा सताया जाता है तो वो पलटकर वार भी कर सकते हैं। तो समय का हथौड़ा इस सच्चाई को सामने लाता है। तो कांच की चमक जो है वो नश्वरता का प्रतीक है, उसके पीछे दौड़ना मूर्खता का पर्याय है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि जो हीरा है, असली हीरा है वो कौन सा है, गांव के जो लोग हैं जो कि धूल मिट्टी में सनते हैं, काम करते हैं, मजबूत हैं वो अंदर से, लेकिन जो शहर के लोग होते हैं वो कांच की तरह नाजुक होते हैं। तो कोई भी विपत्ति आती है वो घबरा जाते हैं, लेकिन गांव के लोग होते हैं बहुत हिम्मत वाले होते हैं और उन पर कोई विपत्ति आती है तो वो घबराते नहीं हैं, उसका डटकर मुकाबला करते हैं। हीरे की तरह वो मजबूत होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग छांटिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं तो आपको बताना है इसमें कौन सा उपसर्ग है और कौन सा शब्द है।
पहला है विज्ञापित, इसमें ज्ञापित शब्द है, वी उपसर्ग है। संसर्ग में क्या होगा, जहाँ भी बिंदी लगी होगी वहाँ पर सम उपसर्ग होगा, और सर्ग यहाँ पर क्या है, शब्द है। उपमान में उप शब्द उप उपसर्ग है और मान शब्द है। संस्कृति में सम उपसर्ग है और कृति शब्द है। दुर्लभ में दुर आपका उपसर्ग हो गया और लभ क्या हो गया, शब्द हो गया। निर्द्वंद में निर उपसर्ग हो गया और द्वंद्व क्या हो गया, शब्द हो गया। प्रवास में प्र हो गया उपसर्ग और वास हो गया शब्द। दुर्भाग्य में दुर हो गया आपका उपसर्ग और भाग्य हो गया शब्द। अभिजात में अभी हो गया उपसर्ग और जात हो गया शब्द। संचालन में सम हो गया उपसर्ग और चालन हो गया शब्द। फिर आपका अगला प्रश्न है, लेखक ने इस पाठ में धूल चूमना, धूल माथे पर लगाना, धूल होना जैसे प्रयोग किए हैं। धूल से संबंधित अन्य 5 प्रयोग और बताइए, वह उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हो गया धूल चटाना, तो भारतीय सेना ने दुश्मन सेना को धूल चटा दी। फिर है धूल फाँकना, वह बाजार में सारा दिन धूल फाँकता रहा। धूल उड़ना, उसकी सारी मेहनत धूल में उड़ गई। फिर है धूल में मिलना, मोहन ने परिश्रम से चित्रकारी की थी लेकिन मीना ने उस पर पानी डालकर उसे धूल में मिला दिया, मतलब उसकी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। धूल धूसरित, तो धूल धूसरित बालक सुंदर लगता है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।